इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मुकाबला डे 4 यानी चौथा दिन। अब किसी ने नहीं सोचा था इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कि ये डे 4 तक जाएगा मुकाबला, पर लेकिन अब जा चुका है। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया ओली पोप ने डे 3 पर, और साथ ही साथ रेहान अहमद ने जो डे एंड तक ओली पोप का साथ निभाया वो भी बहुत जबरदस्त था। पर अब ये देखना होगा कि डे 4 पर किसका पलड़ा भारी रहता है। टीम इंडिया पलटवार कर पाएगी या बेसबॉल अपना वार को जो है वो चालू रखेगी, यानी कि कंटिन्यू करेगी। सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी अंश, मेरे हिसाब से टीम इंडिया को ओली पोप का पहले घंटे में विकेट लेना ही पड़ेगा डे 4 पे, यानी आज। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वही सबसे इंपॉर्टेंट रणनीति बनाएंगे रोहित शर्मा भी, कि ओली पोप को आउट करना है। अगर ओली पोप अगर आउट नहीं होता तो टेल एंडर्स जो है बाकी उन पर जरूर कड़ी तरीके से निगरानी रखनी पड़ेगी टीम को। बिल्कुल ऋतिक, मुझे बहुत अच्छे से याद है कल हमने जब लाइव सेशन शुरू किया था सुबह का, तो हमारा मेन मुद्दा यही था कि क्या तीसरे दिन खत्म हो जाएगा हैदराबाद टेस्ट। लेकिन देखिए इंग्लैंड टीम की ये बात है कि वो चौथे दिन तक यहाँ पर लेकर आ गए हैं, और ना सिर्फ लेकर आए हैं बल्कि एज अ फेवरेट्स मैं उन्हें कहूंगा इस टाइम पर। क्योंकि ऋतिक पिछले 1-1.5 साल में या और अगर पुराने टाइम की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई भी विजिटिंग टीम इस तरह से क्रिकेट दिखाया है उसने पहले ही टेस्ट मुकाबले में सीरीज के, कि इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया है। पूरी तरह से यहां पर क्रेडिट जाएगा ऋतिक ओली पोप को। रेहान अहमद तो चलिए अभी अभी आए हैं, बट ओली पोप ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत पीछे हो चुकी थी। जिस तरह से जडेजा ने बल्लेबाजी की, उसके बाद अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की थी, कोई चांस नहीं था कि यहां से इंग्लैंड की टीम वापसी कर लेगी। लग रहा था कि तीसरे दिन ही या तो एक पारी से इंग्लैंड हार जाएगी या तो थोड़ा सा और इंडिया को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन तीसरे दिन ये मुकाबला खत्म हो जाएगा। लेकिन ओली पोप ने उसके बाद अपने करियर की सबसे डिफाइनिंग इनिंग्स खेल दी है यहां पर। और ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी बहुत ज्यादा खराब हुई। देखिए जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, अश्विन जडेजा अक्षर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ओली पोप ने लगातार जितनी भी बॉल्स थी मोस्टली उनको मिडल किया, अच्छे से बल्लेबाजी की, अपने शॉट्स भी खेलते रहे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऋतिक ये ब्रैंडन मैकुलम की ओर से संदेश आया होगा, क्योंकि आप इससे पहले देखिए जॉनी बेस्टो बॉल छोड़ते हुए बोल्ड हो गए। इसके बाद अगर बात करें आप बेन स्टोक्स की, सीधी बॉल लाइन नहीं पड़ पाए, लाइन से दूर रह गए, बॉल स्पिन हुई और आउट हो गई। मतलब डिफेंसिव शॉट्स खेलते हुए मोस्टली सारे प्लेयर्स आउट हुए। ब्रैंडन मैकुलम ने क्लियर मैसेज दे दिया होगा कि हम जो बेसबॉल का अप्रोच लेकर आए हैं, भले ही वो काम करे या ना करे, बट डिफेंसिव शॉट्स खेलते हुए आप आउट ना हो। इससे अच्छा आप स्वीप खेलें, रिवर्स स्वीप खेलें, जो मर्जी खेलें, आउट हो जाए, बट एटलीस्ट आप वो टेम्परामेंट दिखाएं, और वही दिखाया ओली पोप ने। और मुझे लगता है ऋतिक पूरी तरह से गेम ऑन है। इंग्लैंड को मैं भी 60-40 रखूंगा ऋतिक। मतलब मेरे हिसाब से तो देखिए बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है इंग्लैंड टीम ने पहली इनिंग की बल्लेबाजी से। अगर आप कंपेयर करें और अब की जो इनिंग सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इवन सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो ओली पोप की बल्लेबाजी में देखने को मिला, जो उनके सामने से गेंदें टर्न ले रही हैं, उनसे जो दूर जा रही है उनको वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। और हमने उनको जो है उसको ज़्यादातर हमने देखा कि इग्नोर कर रहे हैं उन गेंदों को, और ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंट भी दिखाया उन्होंने। लेकिन इंप्रूवमेंट तो दिखाया इंग्लैंड की बल्लेबाजी में। और मेरे को यही लगता है कि जो तीसरे दिन पर जब डे खत्म हुआ था और हमने लाइव सेशन भी करा था तीसरे दिन पर एड होने में, तब हमने यही बात करी थी अंश के टीम इंग्लैंड जो होगी वो इस समय सुकून में होगी कि एटलीस्ट दो जो शुरुआत के दिन थे, यानी कि डे 1 और डे 2 में इंग्लैंड का पलड़ा भारी नहीं हो पाया। टीम इंडिया ने वो 2 दिन डोमिनेट करे, इंग्लैंड ने कुछ कुछ हाफ्स में डोमिनेट करा था, पर लेकिन तीसरा दिन पूरे तरीके से इंग्लैंड के नाम रहा, और चैन की सांस उस पूरी टीम ने ली होगी। डे 3 के एंड पर हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, पर लेकिन वही बात है कि अब 126 रनों से आगे है इंग्लैंड चल रही है, यानी कि भारतीय टीम के ऊपर लीड है 126 रनों की। और काफ़ी हद तक हम सोच रहे थे कि एक पारी से डिफीट देगी इंग्लैंड को टीम इंडिया, और ये बहुत सारी चीज़ें हमने सोची और बहुत लोग आलोचनाएं भी दे रहे थे। मेरे हिसाब से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, स्पेशली ओली पोप ने, सबके मुंह पे जो है तमाचा एक तरीके से मारा, यानी कि सबके मुंह बंद करे एक तरीके से। अब जो है अब सिर्फ एक पारी नहीं, अब तो भाई चौथे दिन तक ले आए हैं इस टेस्ट मैच को, और ज़बरदस्त तरीके से लेकर आए हैं। पर यही है कि अब आने वाले टाइम में क्या कुछ सोच रहेगी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, यानी ओली पोप की या रेहान अहमद की, पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहला घंटा होगा सुबह का अंश, वही है। यानी कि तब टीम इंडिया विकेट चटका ले तो चटका ले, लेकिन फिर ओली पोप को अगर आपने स्ट्राइक रोटेट करने दी या उनको सेट होने दिया, तो फिर हो सकता है कि और भी ज़्यादा रन्स बना लें, और आपके ऊपर जो लीड चढ़ती जाएगी वो और भी ज़्यादा होती जाएगी, बहुत ज्यादा होती जाएगी ऋतिक। और कल भी हमने ये चीज देखी थी कि पहले ही घंटे में जो रूट ने पहले विकेट चटकाया रविंद्र जडेजा का, उसके अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह आउट हुए, और अगले ओवर के अंदर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। मतलब पहला घंटा जो कंसंट्रेशन लैप्स होता है, अगले दिन जब आप आते हैं बल्लेबाजी दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, तो वो जीरो से ही होती है एक तरह से स्टार्ट। भले ही आपने पिछले दिन कितने भी रन बनाए हों, पर फिर से आपको आंखें जमानी पड़ेंगी, फिर से एडजस्ट होना पड़ेगा बाउंस से, पिच की जो भी टर्न और बाउंस वहां पर होंगी,
लेकिन मुझे लगता है रितिक कि अब इंडिया को थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट दिखाना पड़ेगा। मैं बस ये चाहता हूं कि ओली पोप को आउट करने के लिए जाए, ना कि रेहान अहमद को। अक्सर रितिक ये होता है कि जब एक बल्लेबाज इतने रन बना देता है, इतना बड़ा पारी खेल देता है, तो कैप्टन क्या करता है, आप सामने वाला जो बल्लेबाज होता है यानी कि रेहान अहमद या आगे जो भी बल्लेबाज आएंगे उनको आउट करने के लिए देखते हैं। वो सोचते हैं कि इनको हम स्ट्राइक पर रखें ज्यादा से ज्यादा ओवर तक, ताकि अगले ओवर में दूसरा बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर पर खेल रहे हैं, विजिटिंग टीम वो है, आपके पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, आपको डोमिनेट करना है, आपको डोमिनेट होना नहीं है सामने वाली टीम से। इस अप्रोच की मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा रोहित शर्मा से रितिक। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अटैकिंग अप्रोच दिखाएं, सारे फील्डर्स को आगे लेकर आए और यहां पर आउट करने को देखें ओली पोप को। रेहान अहमद आउट हो जाते हैं तो वो एक लक होगा, जरूर उनको भी आउट करने के लिए देखें, लेकिन स्ट्राइक आसानी से ना दें यहां पर ओली पोप को। आउट करने उनको भी देखें, क्योंकि नई स्टार्ट है, नया दिन है। मुझे लगता है अगर आप कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे ओली पोप, और यहां पर विकेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे सारे बल्लेबाजों को। ऑल इन ऑल ये करना है कि रोहित शर्मा को अटैकिंग फील्ड सेट करना है, अपने गेंदबाजों को बिल्कुल उनके टोस पर रखना है। वो तो करना ही पड़ेगा अगर आपको टेस्ट मैच पे बने रहना और जीतना है, क्योंकि इंग्लैंड ने तो अपना पलटवार कर दिया ना पूरे तीसरे दिन पर। अब चौथे दिन पर नई शुरुआत कैसे करती है टीम इंडिया, रोहित शर्मा कैसी कप्तानी करते हैं और किस तरीके से, जैसे अभी अंश ने कहा कि आप कि ओली पोप को कम से कम स्ट्राइक दें, टेल एंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रखें और उनका विकेट लेने को देखें। हाँ मतलब शुरुआत में मैंने इसलिए कहा था कि टेल एंडर्स को जो है, अगर आप ओली पोप नहीं आउट होते तो उनको देखने जाइए, क्योंकि हम ऐसे पारियां बहुत देख चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम से भी, या इवन जब जब वो यहाँ पर टूर करने आती है, जब जब हम भी बाहर गए हैं कि सेट बल्लेबाज तो खैर आउट नहीं हो रहा होता, पर लेकिन जो कमजोर कड़ी है, मान लीजिए टेल एंडर्स हैं, उनको आउट करने को भी नहीं देखते हम, और वो धीरे धीरे करके पार्टनरशिप बिल्ड करते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि बहुत चीज़ें पर दिमाग लगाना पड़ेगा रोहित शर्मा को भी, और अटैकिंग फील्ड सेटअप करना पड़ेगा, और यानी कि माइंडसेट ओवरऑल अटैकिंग होना चाहिए, ये है। पर लेकिन मेरे हिसाब से जो जिस हिसाब से जडेजा ने बल्लेबाजी करी थी डे 3 के शुरुआत वाले दिन, यानी कि पिछले दिन जब जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे और सुबह सुबह अक्षर भी साथ उनके बल्लेबाजी करने आए थे, तो सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए थे। यानी कि आप देखो कि 421 पर टीम इंडिया गई थी डे 2 पर वापस, फिर उसके बाद जो है सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाई थी टीम इंडिया सुबह आकर। तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लग रहा है कि टीम इंडिया को हो सकता है उस चीज़ का थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ है उस चीज़ का मेरे हिसाब से, क्योंकि जडेजा काफ़ी ज़्यादा बीच में शेल में चले गए थे, जबकि मैक्सिमाइज करनी चाहिए थी अपॉर्चुनिटी अक्षर या जडेजा में से किसी एक को। आई थिंक अटैक करना चाहिए था, पर लेकिन जवाब कैसे दिया सामने वाली टीम ने कि मतलब 190 की लीड कम नहीं होती हाल फिलहाल में, अगर आप इंडियन पिचेस पे खेल रहे हैं और गेंद टर्न भी कर रहा होता है। 190 की लीड, और ऊपर से वो कैसे बेंडकेट और जैक क्रॉली ने एकदम तेज तरार बल्लेबाजी करी, अटैकिंग स्पिरिट से बल्लेबाजी करी, तो मतलब 15 ओवर में कुछ कितने मेरे ख्याल से 60+ रन लगा दिए थे उन्होंने। तो वही है, अटैकिंग करी और प्रेशर जो है रिलीज कर दिया अपने ऊपर से, कि ज़्यादा जो लीड बन रही थी उसका बर्डन काफ़ी हद तक उन्होंने रिलीज कर दिया। तो यही है कि अब जब बल्लेबाजी करने आएगी टीम इंडिया, यानी यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, और पहले तो जल्दी आउट करना इंग्लैंड को, और 200 के ऊपर तो मेरे हिसाब से लीड ना जाए, 200 भी ना जाए मेरे हिसाब से। तो अगर 160 से 170 जाती है, 175 भी जाती है तो चलो तब तक ठीक रहता है। उसके जो अगर उसको क्रॉस कर जाता है मामला, तो मेरे हिसाब से दिक्कतों की बात है, दिक्कत की बात है ऋतिक। और मुझे लगता है कि शुरुआत में जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी कराई जानी चाहिए। कुछ ही देर में मैच शुरू होगा तो पता चली जाएगा नई गेंद किसके हाथ में होगी। बट मैं ये चाहता हूं ऋतिक कि स्पिनर को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना लगाएं, क्योंकि कल भी हमने देखा रेहान अहमद बहुत अच्छे से स्पिनर्स को खेल रहे थे। ओली पोप तो इतना अच्छे से अब सेटल हो चुके हैं इस पिच पर कि उनको बहुत अच्छे से पता है बॉल कितना बाउंस करेगी, कितना घूमेगी। तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह के हाथ में आप नई बॉल दें, हो सके तो सिराज को भी दूसरे एंड से ले आएं, बट ना भी हो तो एक एंड से आप स्पिनर को रखें, एक एंड से जसप्रीत बुमराह को रखें, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ समय से टेल एंडर्स को बहुत बेहतर तरीके से आउट करना जानते हैं, यॉर्कर्स डालना जानते हैं, तो वो अतिरिक्त गति से में भी ट्रबल कर सकते हैं उनकी। जिस तरह से कल हमने देखा स्लोअर वंस उन्होंने यूज की, कटर्स उन्होंने यूज की। तो मुझे लगता है ऋतिक यहां पर जसप्रीत बुमराह का रोल एक बहुत बड़ा रोल रह सकता है। आप छोड़ दें कल जो भी हुआ, नई शुरुआत है, नए अटैक के साथ गेंदबाजी करें, जसप्रीत बुमराह को लाएं, एक स्पिनर को साथ में लगाएं। तो मुझे लगता है ऑन एंड ऑन जसप्रीत बुमराह अगर ऊपर से विकेट चटका देंगे तो आसान होगा, क्योंकि जिस तरह से कल ओली पोप ने खेला है स्पिनर्स को, अगर 1 घंटा सेट हो गए तो बहुत बड़ी लीड हो जाएगी और टीम इंडिया की पहुंच से ये मैच बहुत दूर चला जाएगा। हाँ बिल्कुल। और अगर मान लीजिए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरुआत में आता ही पहला ओवर, और साथ ही साथ उनको मूवमेंट मिल रहा है गेंद से, यानी कि गेंद अच्छे तरीके से रिवर्स हो रहा है, जैसे पिछले दिन यानी तीसरे दिन पर दोनों ने 2 विकेटें चटकाई, रिवर्स स्विंग करते हुए चटकाई है। अगर मूवमेंट मिल रहा है तो दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज को लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है, बुराई नहीं है। तो देखना होगा दोस्तों कि अभी कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होगा कि कैसे रोहित शर्मा की रणनीति रहती है जसप्रीत बुमराह के साथ, उनका साथी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा गेंदबाज वो लगाते हैं, और
कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है, जब और लंच जब होगा हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे लेखा जोखा कि रोहित शर्मा की टीम ओली पोप का विकेट गिरा पाती है या नहीं गिरा पाती है, और क्या ये लीड बढ़ती जाती है कि वहीं पर रुक जाती है लीड। लगातार आप हमारे साथ बनी रहिए। लंच पर हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और पूरा लेखा जोखा बताएंगे फर्स्ट सेशन का डे 4 पर।